नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित और दोस्तों 6 बज चुके हैं। 6 बजे हमारा लूसेंट का सेशन रहता है जिसके अंदर हम लूसेंट में हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और MCQ की फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चंस लगा रहे हैं और लूसेंट को कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेशन से जुड़ेंगे। सेशन की शुरुआत हो चुकी है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत गुड इवनिंग और सेशन से जुड़ेंगे। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस का लाइव कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है स्टडी IQ PCS के द्वारा। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस सभी स्टेजेस की तैयारी कराई जाएगी। साथ में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, साथ ही में क्रैश कोर्स का भी एक्सेस मिलेगा। और दोनों ही एग्जाम एक साथ टारगेट कर सकते हैं, यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस। और सिर्फ यूपीपीसीएस का भी कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। डिस्काउंटेड प्राइस पर लेने के लिए कोड याद रखेंगे। उसी तरह से आप जानते हैं मई के अंदर यूपीपीसीएस का एग्जाम होना है, प्रीलिम्स होना है मई में यूपीपीसीएस का। और 25 टेस्ट की, टोटल 25 टेस्ट की टेस्ट सीरीज चलाई गई है, पार्थ टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको PYQs पर आधारित टेस्ट मिलेंगे, NCERT पर आधारित टेस्ट मिलेंगे और साथ ही में आपको यूपी स्पेशल जीके के टेस्ट मिलेंगे और आपको मिलेंगे करंट अफेयर के बोनस टेस्ट। ठीक है, करंट अफेयर के बोनस टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अपने यूपीपीसीएस की तैयारी अच्छे से करनी है और डिस्काउंटेड प्राइस पर चाहिए टेस्ट सीरीज पार्थ, तो कोड याद रखेंगे। और यूपीपीसीएस की तरह हमारे पास कंबाइंड और मेगा कोर्स दोनों हैं बीपीएससी के लिए भी। सिर्फ बीपीएससी का भी है और कंबाइंड यूपीएससी प्लस बीपीएससी का भी है। डिस्काउंटेड प्राइस पर लेने के लिए कोड याद रखेंगे। और इनमें से किसी भी स्टेट का आप प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। किसी भी स्टेट के प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स सिर्फ 799 में, और अगर कोड लगाएंगे तो सेशन की शुरुआत हो चुकी है और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है, बहुत सिंपल है। समुद्रगुप्त हैज बीन गिवन टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन। नेपोलियन अपनी विस्तारवादी नीति यानी कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के लिए जाने जाते थे। एक के बाद एक टेरिटरी जीतते रहते थे, इसीलिए नेपोलियन से कंपेयर किया गया है समुद्रगुप्त को, जिन्होंने भी गुप्ता साम्राज्य की टेरिटरी का काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया था। तो जो समुद्रगुप्त हैं, इनको किसने कहा है कि वो इंडिया के नेपोलियन है? तो ये एक हिस्टोरियन और इंडोलॉजिस्ट AV स्मिथ ने कहा है। ठीक है, हिस्टोरियन और इंडोलॉजिस्ट AV स्मिथ। इंडोलॉजिस्ट मतलब जो कि भारत को स्टडी करते हैं, भारत की हिस्ट्री, लिटरेचर, कल्चर को स्टडी करते हैं, इनको कहते हैं हम इंडोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन कहता है, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के दरबार में जो उनके मुख्य कोर्ट पोएट थे वो कौन थे? ठीक है, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे पूछता है। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे? अश्वघोष को आप जानते हैं। अश्वघोष जुड़े हुए हैं राजा कनिष्क से। राजा कनिष्क के दरबार में हुआ करते थे। अश्वघोष एक स्कॉलर थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है। जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है। कैसे? संस्कृत में, और लिखी है सौंदरानंद। सौंदरानंद। और नागार्जुन आप जानते हैं एक फिलोसोफर थे। नागार्जुन एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे। कब? राजा कनिष्क के समय पर ही। ठीक है, और नागार्जुन ने माध्यमिका स्कूल की स्थापना की है। और माध्यमिका स्कूल से ही निकल कर आता है कॉन्सेप्ट कौन सा? शून्यवाद का। माध्यमिका कौन सा स्कूल है? ये महायान बुद्धिज्म का एक महायान बुद्धिज्म का ही एक पार्ट है माध्यमिका स्कूल। अगला क्वेश्चन, और आर्यभट्ट को तो आप सब जानते हैं। ये भी गुप्ता समय के एक एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर। और हरिसेना जो थे, ये थे कोर्ट पोएट किसके? समुद्रगुप्त। और प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी है वो किसने लिखी है? वो लिखी है हरिसेना ने। क्या है प्रयाग प्रशस्ति? दरअसल इलाहाबाद में जो अशोकन पिलर है, इलाहाबाद में अशोकन जो पिलर है, यानी कि प्रयाग में जो अशोका का पिलर है, उसके ऊपर आपको एक तो अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, राजा अशोका के। दूसरे आपको इंस्क्रिप्शन मिलेंगे समुद्रगुप्त के। किनके? समुद्रगुप्त के आपको इंस्क्रिप्शन उस पे
मिलेंगे। और तीसरे आपको इंस्क्रिप्शन मिलेंगे जहांगीर के, जहांगीर के। और समुद्रगुप्त के जो इंस्क्रिप्शन ये लिखे गए हैं, ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखे गए हैं, और प्रशंसा में लिखे गए हैं इसीलिए कहते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति। और ये किसने लिखे हैं? ये इनके कोर्ट पोएट हरि सेना ने लिखे हैं, ये इनके कोर्ट पोएट हरि सेना ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है देयर आर ओनली 2 नोन एग्जाम्पल्स ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्ता समय के जो केव पेंटिंग्स में याद रखेंगे केव पेंटिंग्स में हम 2 तरह की पेंटिंग्स पढ़ते हैं। केव पेंटिंग्स में हम 2 तरह की पेंटिंग्स पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, जो कि अपर पैलियोलिथिक पूरा पाषाण नव पाषाण से शुरू हुई थी। ठीक है, पैलियोलिथिक यानी कि पाषाण युग से शुरू हुई थी, अपर पैलियोलिथिक समय से पेंटिंग्स बननी शुरू हुई थी। बहुत सिंपल, भीमबेटका की गुफाएं, जैसे कि व्यक्तियों को ऐसे बनाया है, जानवरों को ऐसे, बहुत ही ज्यादा सिंपल और नॉर्मल तरीके से पेंटिंग की गई थी प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल मिलेगा भीमबेटका। दूसरी आपको पेंटिंग्स मिलती हैं इंपॉर्टेंट केव में, दूसरी केव पेंटिंग्स होती हैं मुरल पेंटिंग्स। मुरल पेंटिंग्स में कैसे होता है? मुरल पेंटिंग में दीवार पर बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं, और ये प्रॉपर पेंटिंग होती है, ये प्रॉपर, ये ऐसे नहीं होती कि इंसानों को ऐसे दिखा दिया, जानवरों को ऐसे, प्रॉपर बिल्कुल एकदम जो आर्टिस्टिक तरीके से, बहुत ज्यादा उम्दा तरीके से, बहुत एक्सपर्टीज वाले तरीके से बनाई जाती है ये पेंटिंग्स। प्रॉपर पेंटिंग्स होती हैं मुरल पेंटिंग्स, गुफाओं में मिलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अजंता की गुफाएं, जैसे कि इसमें कहा है, कब बनती हैं? गुप्ता समय में ये पेंटिंग्स बनती हैं। और गुप्ता समय भी अगर आप देखेंगे तो आज से लगभग 1800-1900 साल पुरानी बात है गुप्ता समय की। और इस समय पेंटिंग्स बनने लगी, मुरल पेंटिंग्स, और बहुत सुंदर पेंटिंग्स थी। ठीक है, अजंता में आपको ये पेंटिंग्स दिखेंगी। टेक्निक कौन सी इस्तेमाल होती थी? टेक्निक इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए कौन सी इस्तेमाल होती थी? वो होती थी फ्रेस्को टेक्निक इस्तेमाल होती थी इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए। तो एक तो अजंता में है गुप्ता समय की ये पेंटिंग्स, मुरल पेंटिंग्स। ठीक है, कौन सी पेंटिंग्स की बात कर रहा है? मुरल, यानी कि वॉल पेंटिंग्स होती हैं, दीवारों पर होती हैं, बड़ी होती हैं, विशाल होती हैं, मुरल पेंटिंग्स। दूसरी पेंटिंग्स हमें कहाँ दिखती है गुप्ता समय की? एक तो हमें मिलती है अजंता में, तो अजंता के जैसी ही, अजंता गुफाओं के पेंटिंग्स के जैसी ही हमें पेंटिंग्स एक और जगह मिलती है मुरल। वो कहाँ है? वो है मध्य प्रदेश की बाघ केव में। ठीक है, वो है कहाँ पर? मध्य प्रदेश की बाघ केव्स में। अगला क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय, राजा हर्षवर्धन कौन से साम्राज्य से थे? पुष्यभूति साम्राज्य से आते थे राजा हर्षवर्धन, पुष्यभूति। और कैपिटल क्या थी? कैपिटल थी थानेसर। तो इसीलिए हम क्या याद रखते हैं? हमेशा हम याद रखते हैं पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर। ठीक है, कैपिटल क्या थी? थानेसर। साम्राज्य क्या था? पुष्यभूति। इंपॉर्टेंट राजा कौन थे? राजा हर्षवर्धन। ठीक है, कहता है राजा हर्षवर्धन को डिफीट किया था। अब ये इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो यहां पर विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज के साउथ में जो साम्राज्य होता है इसको हम बोलते हैं साउथ इंडिया का साम्राज्य। ठीक है, और साउथ इंडिया में ये जो डेक्कन है ये भी साउथ इंडिया का पार्ट है। यहां पर हुआ करता था चालुक्यन साम्राज्य, यहां पर चालुक्यास थे, चालुक्यास ऑफ बदामी या फिर वटापी। कहां पड़ेगा बदामी? आज के कर्नाटका में। ठीक है, आज के कर्नाटका में पड़ेगा वटापी या फिर बदामी। यहां पर हुआ करता था ये साम्राज्य। और नर्मदा नदी भी यहीं से बहती है, नर्मदा नदी भी यहीं से बहती है। ये इसके नॉर्थ में मिलेगा, नॉर्थ इंडिया। और यहां पर जब चालुक्यन साम्राज्य चल रहा था दक्कन में, जब दक्कन में चालुक्यन साम्राज्य चल रहा था, तो गुप्ता शासन काल के बाद अगर 500 एडी के बाद का जो समय है, 500 एडी के बाद का समय, तो यहाँ पर थे साउथ में यानी कि डेक्कन में चालुक्यास, नॉर्थ में थे पुष्यभूतिज।
होशे-भूतिज यानी कि राजा हर्षवर्धन यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो जब राजा हर्षवर्धन यहाँ पर थे पुलकेशिन टू, यहाँ पर थे पुलकेशिन टू, और नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है जिसके अंदर राजा हर्षवर्धन को हरा देते हैं पुलकेशिन टू। ठीक है, राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हरा देते हैं कौन? पुलकेशिन टू। और बाद में आप देखेंगे यहां पर आपको मिलेंगे पल्लव। ठीक है, यहां पर आपको मिलेंगे पल्लव। ठीक है, साउथ में आपको मिलेंगे उस वक्त पल्लव, क्योंकि यहां पर जो शासन चल रहा था वो चल रहा था पल्लव का और पांड्यास का। ठीक है, तो यहां पर साउथ में थे पल्लव, पांड्यास, और इनके नॉर्थ में थे चालुक्यास। तो पल्लव और पांड्यास के बीच में युद्ध होता है और फिर पुलकेशिन टू को हरा देते हैं पल्लव साम्राज्य के राजा नरसिम्हवर्मन वन। ठीक है, नरसिम्हवर्मन वन हरा देते हैं किनको? पुलकेशिन टू को। तो पुलकेशिन टू ने राजा हर्षवर्धन को हराया, और पुलकेशिन टू ने राजा हर्षवर्धन को हराया, और पुलकेशिन टू को किसने हराया? पल्लव शासक नरसिम्हवर्मन वन। ठीक है, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन? इनमें से कौन सा ऐसा लिटरेचर है जो कि राजा हर्षवर्धन ने कंपोज नहीं किया? आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक बताई थी कि राजा हर्षवर्धन ने जो लिटरेचर लिखा है उसको कैसे याद रखें। तो उसको याद रखेंगे राजा हर्षवर्धन का पीएनआर नंबर। राजा हर्षवर्धन का पीएनआर नंबर आपको पता है, जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, रेल में ट्रैवल करते हैं, तो वहां पर हमें टिकट बुक कराने के बाद पीएनआर नंबर अलॉट होता है। उसी तरह से यहां पर देखेंगे कि पीएनआर नंबर राजा हर्षवर्धन का क्या है। तो पी से तो है प्रिय दसिका, एन से है नागनंदा, और आर से है क्या? रत्नावली। ठीक है, आर से क्या है? रत्नावली। तो हमें तीन चीजें ऑलरेडी याद हो गई है। राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया लिटरेचर कौन सा है? पीएनआर, प्रियदसिका, नागनंदा और रत्नावली। तो नागनंदा है, रत्नावली है, प्रियदसिका है, हर्षचरिता राजा हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है, इसलिए ये सही जवाब है। और किसने लिखी है हर्षचरिता? ये लिखी है बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन है? ये राजा हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट या फिर स्कॉलर हुआ करते थे। ठीक है, राजा हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट या स्कॉलर हुआ करते थे कौन? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स सप्रेस्ड हर्षवर्धनाज कैंपेन इन दी साउथ इंडिया? सेम वही क्वेश्चन भाषा चेंज करके पूछ रहा है कि साउथ इंडिया का जो एक्सपेंशन था, राजा हर्षवर्धन साउथ इंडिया की तरफ ना बढ़े, उनके एक्सपेंशन को किसने रोका? यानी कि जिसने उनको नर्मदा नदी के तट पे हराया होगा, तभी तो साउथ, अगर नर्मदा नदी और विंध्यास क्रॉस कर जाते तो साउथ में आ जाते। तो ये चीज किसने रोकी? ये एक्सपेंशन ये रोका पुलकेशिन टू ने। और पुलकेशिन टू कौन है? एक चालुक्यन शासक थे। कैपिटल क्या थी चालुक्यास की? वटापी या फिर बादामी। कहां पर पड़ेगा? आज के कर्नाटका में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशंस पुलकेशिन टू की मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट हर्षवर्धन? इनमें कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन को हराने वाले कौन थे? पुलकेशिन टू। यानी कि कौन सा इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि पुलकेशिन टू ने राजा हर्षवर्धन को हराया? तो इसका एग्जाम्पल है आईहोल इंस्क्रिप्शन। आईहोल कहां पर है? ये भी कर्नाटका में है। ठीक है, आईहोल कहां पर है? कर्नाटका में है। और आईहोल में हमें इंस्क्रिप्शन प्राप्त होता है जिसको लिखा है, इस इंस्क्रिप्शन को किसने लिखा है? इस इंस्क्रिप्शन को लिखा है रवि कीर्ति ने। इस इंस्क्रिप्शन को लिखा है रवि कीर्ति ने। और इसी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि चालुक्यन शासक पुलकेशिन टू ने हराया था किनको? राजा हर्षवर्धन को। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन आप अच्छे से जानते हैं। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में आपको अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, आपको प्रयाग प्रशस्ति मिलेगी समुद्रगुप्त के लिए, और तीसरे इलाहाबाद पिलर में जहांगीर के इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा दामोदर
कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जुड़ा हुआ है कुमार गुप्त से। कुमार गुप्त से। कुमार गुप्त कौन है? ये एक लेटर गुप्ता शासक हैं। गुप्ता शासन जब वीक होने लगा तो बाद के जो शासक थे कुछ, जैसे कि स्कंद गुप्त हो गए, कुमार गुप्त हो गए, कुमार गुप्त उनमें से एक इंपॉर्टेंट शासक है और लास्ट पावरफुल जो शासक थे गुप्ता साम्राज्य के, जो कि लास्ट पावरफुल यानी कि एक लेटर गुप्ता शासकों में सबसे पावरफुल जो थे वो थे स्कंदगुप्त, ठीक है। और बिलसड़ जो इंस्क्रिप्शन है ये भी कुमार गुप्त से जुड़ा हुआ इंस्क्रिप्शन है। ये भी कुमार गुप्त से जुड़ा हुआ इंस्क्रिप्शन है। एक और इंस्क्रिप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, गुप्ता साम्राज्य से जुड़ा हुआ। कौन से? लेटर गुप्ता, यानी कि बाद के जो गुप्ता शासक हुए उनसे जुड़ा हुआ मंदसौर इंस्क्रिप्शन। मंदसौर इंस्क्रिप्शन ये भी किन के समय का है? ये भी कुमार गुप्त के समय का है। ये भी कुमार गुप्त के समय का है। और ये इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि लेटर गुप्ता काल के अंदर, यानी कि गुप्ता काल के जो बाकी के आखिरी समय थे, बाद का जो समय था, उसके अंदर गुप्ता शासन डिक्लाइन हो रहा था, ट्रेड डिक्लाइन हो रहा था, व्यापार डिक्लाइन हो रहा था, इंडस्ट्रीज खत्म हो रही थी, रूरलाइजेशन बढ़ रहा था, ग्रामीण इलाका बढ़ रहा था। और बताता है कि गुजरात के लता से एक ऐसा ग्रुप व्यापारियों का जो कि सिल्क में व्यापार करते थे, सिल्क की पैदा करते थे, वीवर्स जो थे यानी कि सिल्क को बनाने वाले जो कारीगर थे और व्यापारी, ये लता से गुजरात के माइग्रेट कर जाते हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश के मंदसौर में। क्यों? क्योंकि यहां पर इनका सिल्क का काम खत्म हो जाता है और ये मंदसौर में आके बाकी दूसरे काम करने लग जाते हैं, ठीक है। हु रोट हर्षचरिता? वही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछता है, कहता है हर्षचरिता किसने लिखी है? तो हर्षचरिता लिखी है बाण भट्ट ने, ठीक है। हर्षचरिता लिखी है किसने? बाण भट्ट ने। कालिदास गुप्ता शासन काल के ही इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। उज्जैन के दरबार में इंपॉर्टेंट नवरत्नों में से एक थे कालिदास। और कालिदास का पहला प्ले था मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्रम। बाकी इन्होंने और भी लिखे, जैसे कि मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, उसके अलावा ऋतु संहारा, ठीक है। और मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारा। और आप देखिएगा एक और इनका है, उसका कमेंट बॉक्स में मुझे नाम बताएंगे, ठीक है। चलिए, टू ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड बाय किंग हर्षवर्धन एट? राजा हर्षवर्धन ने दो इंपॉर्टेंट रिलीजियस सम्मेलन किए थे, धार्मिक आयोजन किए थे। कहां पर इनको किया था? ठीक है, कहां पर इन्होंने किया था? तो 643 एडी में, 643 एडी में कन्नौज में एक फेमस, कन्नौज में 643 एडी में एक बुद्धिस्ट काउंसिल की थी, एक बुद्धिस्ट सभा आयोजन की थी, बुद्धिस्ट सभा का आयोजन किया था 643 एडी में। कौन सा बुद्धिस्ट आयोजन था? ये महायान बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ था, ठीक है, महायान बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ था। 643 एडी में कन्नौज में बुद्धिस्ट असेंबली की थी, ठीक है। तो कन्नौज हमारे पास है, कन्नौज और कहीं है? बिल्कुल नहीं। और प्रयाग में क्या होता था? प्रयाग के अंदर हर 5 साल में एवरी 5 ईयर प्रयाग के अंदर एक धार्मिक सम्मेलन होता था जिसको कहा जाता था महामोक्ष परिषद। हर 5 साल में महामोक्ष परिषद होती थी, महामोक्ष परिषद होती थी प्रयाग में। और ये आज का जो कुंभ मेला है उसी तरह से बताया जाता है। आज के कुंभ मेले की तरह यहाँ पर महामोक्ष परिषद हुआ करती थी, जिसके अंदर भगवान शिव की, भगवान सूर्य की और बुद्ध की पूजा हुआ करती थी, ठीक है। भगवान शिव की, सूर्य की और बुद्ध की पूजा हुआ करती थी। महामोक्ष परिषद जो कि हर 5 साल में प्रयाग में हुआ करती थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ए, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन पूछता है, हु सेंट हुआनसांग एज एन ऑनवॉय टू हर्षास कोर्ट? हुआनसांग को एक राजदूत के रूप में किसने भेजा था राजा हर्षवर्धन के दरबार में? तो ये भेजा था चाइनीज शासक
ताई सुंग ने, ठीक है, ये तांग डायनेस्टी के राजा थे, तांग डायनेस्टी के, चाइना की तांग डायनेस्टी के शासक थे कौन, ताइसुंग। और इन्होंने हुआन सांग को, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे और भारत में आके उन्होंने बुद्धिज्म की शिक्षा ली, हुआन सांग को भेजा था कहां पर, भारत के अंदर, कब, राजा हर्षवर्धन के समय के दौरान। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शशांक, शशांक की कैपिटल, शशांक कौन, आपने नाम सुना होगा, शशांक ऑफ गॉड, शशांक ऑफ गॉड, जो आज का बंगाल है उस रीजन में शासक थे कौन, शशांक, ठीक है, उस रीजन में शासक थे कौन, शशांक। और इनकी जो कैपिटल थी, इनकी कैपिटल हुआ करती थी कर्ण सुवर्ण, इनकी कैपिटल हुआ करती थी, शशांक ऑफ गॉड की कैपिटल हुआ करती थी कर्ण सुवर्ण, जो कि आज के वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल में जो आज का मुर्शिदाबाद है, जो आज का मुर्शिदाबाद है, उसे पुराने समय में कर्ण सुवर्ण कहा जाता था, जो कि गॉड ऑफ, शशांक ऑफ गॉड की कैपिटल हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन कन्वीन द प्रयाग असेंबली, ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने प्रयाग असेंबली का आयोजन किया। ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, वो सिर्फ महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को ही प्रचार प्रसार करना चाहते थे, ठीक है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, प्रयाग असेंबली जो आयोजन होती थी हर 5 साल में प्रयाग में, ठीक है, कन्नौज में महायान बुद्धिज्म वाली असेंबली हुई थी, प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था, जिसके अंदर शिव, सूर्य और बुद्ध तीनों ही भगवानों की पूजा होती थी। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पहली स्टेटमेंट सही है कि राजा हर्षवर्धन ने प्रयाग में असेंबली बुलाई थी। दूसरी स्टेटमेंट कहता है ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को क्या सपोर्ट करते थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन अगर आप देखेंगे क्या प्रयाग असेंबली में सिर्फ महायान बुद्धिज्म को सपोर्ट मिल रहा है, नहीं, वहां पे हिंदुइज्म में भगवान शिव और सूर्य की पूजा भी हो रही है। तो वैसे तो महायान बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, लेकिन क्या प्रयाग असेंबली में करते थे, नहीं, कन्नौज की जो असेंबली हुई थी वहां पर महायान बुद्धिज्म को सपोर्ट किया था। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, लेकिन ये ऊपर वाली की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये खुद में इंडिविजुअली करेक्ट है, ठीक है, खुद में इंडिविजुअली करेक्ट है और ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट। कहता है अगला क्वेश्चन, एम्परर हर्षाज साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय पुलकेशिन टू, सेम वही क्वेश्चन दोबारा से पूछता है और इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। What do the paintings of अजंता डिपिक्ट, अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग है, जो कि मुरल पेंटिंग है, ठीक है, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई पेंटिंग्स है, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई पेंटिंग है, मुरल पेंटिंग है, फ्रेस्को टेक्निक से बनी है, फ्रेस्को टेक्निक से बनी है। और ये किस चीज को डिपिक्ट करती है, तो भगवान बुद्ध की पुरानी जन्म की, यानी पिछले जन्म की जो कहानियां हैं उनको डिपिक्ट करती है, और उन कहानियों को कहा जाता है जातक कथाएं, ठीक है, उन कहानियों को क्या कहा जाता है, जातक कथाएं, उन कहानियों को कहा जाता है जातक कथाएं, और जातक कथाएं ही दर्शाई गई है अजंता की पेंटिंग्स के द्वारा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग्स पर्टेन टू बुद्धिज्म, ठीक है, और अजंता की पेंटिंग्स में आप, अजंता की गुफाओं में अगर आप देखेंगे तो टोटल 29 केव्स हैं अजंता में, टोटल 29 केव्स हैं, और सारी की सारी ही बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, सारी की सारी बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं। और इन 29 केव्स में से 25 तो हैं विहार, 25 तो हैं विहार, और 4 हैं चैत्य, 4 हैं चैत्य, 25 हैं विहार और 4 हैं चैत्य, ठीक है। तो याद रखेंगे 29 गुफाएं पूरी ही पूरी बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं, और 25 विहार हैं और 4 उनके अंदर चैत्य हैं। विहार मतलब साधुओं, बौद्ध साधुओं, मंक्स के जो रुकने की जगह होती है, विश्राम स्थल होता है, और चैत्य मतलब जो कि उनका
पूजा स्थल होता है, यानी कि उनका वर्शिप प्लेस होता है, उसको कहते हैं चैत्य। अगला क्वेश्चन कहता है वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेटेड। गेम ऑफ चेस कहाँ पर ओरिजिनेट होती है? तो सब जानते हैं कि इंडिया में गेम ऑफ चेस का ओरिजिन हुआ था। चतुरंगा चतुरंगा के नाम से इस गेम को खेला जाता था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? गुप्ता डायनेस्टी के शासन काल में। ड्यूरिंग गुप्ता शासन काल के समय पर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इंडिया में इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन पूछता है, कहता है द केव एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा। एलोरा की गुफाएं जो हैं आप देखेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है। अजंता की गुफाएं भी औरंगाबाद में है। ठीक है, तो एलोरा की गुफाएं हमने देखा था, अजंता की जो गुफाएं थी पूरी की पूरी बुद्धिज्म को समर्पित थी, लेकिन एलोरा की जो गुफाएं हैं टोटल 34 गुफाएं आपको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, टोटल 34 गुफाएं हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, जिसमें से 17 मिलेगी हिंदुइज्म की, 12 मिलेगी बुद्धिज्म की और 5 मिलेगी आपको जैनिज्म की। यानी कि तीनों धर्मों की गुफाएं हमें मिलती है कहाँ पर? एलोरा में। और एलोरा की केव नंबर 16 में है एक बहुत इंपॉर्टेंट और सुंदर मोनोलिथ टेम्पल। मोनोलिथ टेम्पल कौन सा? कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ, कहीं पर कैलाशनाथ होगा, कहीं पे सिर्फ कैलाश टेम्पल होगा। तो तीनों ही धर्मों से संबंध रखती हैं एलोरा की गुफाएं। When was the पंचतंत्र written? पंचतंत्र कब लिखा गया था? पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र में आपको कहानियां मिलेगी, बच्चों को जो सीख दी जाती है अलग अलग आपको कहानियां मिलेंगी, जानवरों पर आधारित, यानी कि अच्छी आदतों पर आधारित आपको कहानियां इस पे मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर? पंचतंत्र में। और ये लिखी गई थी गुप्ता शासन काल के दौरान। गुप्ता शासन काल के दौरान विष्णु शर्मन ने लिखा था क्या? पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र लिखा था विष्णु शर्मन ने। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन। ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी? तो भारत में जब मौर्यन साम्राज्य चल रहा था उस समय, भारत में जब मौर्यन साम्राज्य चल रहा था तो इस रीजन में आपको मिलेगी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहां पर आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था और आचार्य चरक ने चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, और तक्षशिला एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर हुआ करता था एंशिएंट टाइम में। और कहाँ मिलेगा ये? आज के पाकिस्तान में। आज के पाकिस्तान में हमें मिलती है क्या? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। कहता है भगवतिज्म सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ। गुप्ता शासन काल के दौरान जो जिस रिलीजियस मान्यता को एक एनकरेजमेंट मिला, जो रिलीजियस मान्यता आगे बढ़ी, वो कौन सी थी? वो थी भगवतिज्म की। ठीक है, गुप्ता शासन काल के दौरान भगवतिज्म कल्ट सेक्ट काफी ज्यादा प्रचलित हुआ। हिंदुइज्म में भगवतिज्म का प्रचार प्रसार बढ़ा और इसमें किसकी पूजा होती थी? भगवान विष्णु की। ठीक है, तो भगवतिज्म जुड़ा हुआ है किन की पूजा से? भगवान विष्णु की पूजा से। और गुप्ता शासन काल के दौरान आपको दिखेगा कि भगवान विष्णु की पूजा काफी ज्यादा होती थी। एग्जाम्पल अगर देना होगा, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की जो केव्स हैं, उदयगिरी की केव्स जो है मध्य प्रदेश में विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा में उदयगिरी केव्स हैं। इसके अंदर आपको बोर इनकारनेशन या फिर वराहा अवतार मिलेगा किनका? भगवान विष्णु का। और जो पहला टेम्पल बनता है दशावतार टेम्पल देवगढ़ का, वो भी भगवान विष्णु का ही टेम्पल है। और कब बनता है? गुप्ता शासन काल में। अगला क्वेश्चन कहता है फाहियान एंड हुआनसांग विजिटेड द किंगडम ऑफ। फाहियान जो थे वो गुप्ता शासन काल में आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में, यानी कि चंद्रगुप्त 2 के शासन काल में आते हैं फाहियान, और राजा हर्षवर्धन के समय पर आते हैं हुआन सांग। ठीक है, राजा हर्षवर्धन के समय पर आते हैं हुआन सांग। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और फिर राजा हर्षवर्धन। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में आते हैं फाहियान और राजा हर्षवर्धन के समय पर आते हैं कौन? हुआन सांग।
द डेसिमल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द विच सेंचुरी? डेसिमल सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा आर्यभट्ट ने इंट्रोड्यूस किया था क्या? जीरो और डेसिमल सिस्टम इंडिया में, और ये गुप्ता शासन काल के समय पर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 5th सेंचुरी एडी में। ठीक है, कब? 5th सेंचुरी एडी में गुप्ता शासन काल के दौरान इंट्रोड्यूस भारत में किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन? इंडियन मेडिसिन का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? ठीक है, और इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, चरक संहिता जो लिखी गई थी आचार्य चरक के द्वारा, कहां पर लिखी थी इन्होंने? इन्होंने लिखी थी तक्षशिला में। कौन से राजा के शासनकाल के दौरान? राजा कनिष्क। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान थे कौन? चरक, आचार्य चरक, और उन्होंने चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, उन्होंने चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, उन्होंने चरक संहिता लिखी थी। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? कौटिल्य क्या अर्थशास्त्र ने लिखी थी? बिल्कुल स्टेट क्राफ्ट के ऊपर लिखी गई किताब है। हला ने लिखी थी गाथा सत्यसाई। हला कौन है? हला एक सातवाहन शासक थे। कौन से? 17वें 17th सातवाहन शासक थे, और इन्होंने लिखी थी गाथा सप्तसाई, जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई है। और प्राकृत में लिखी है, और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि सातवाहन लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत भाषा। जिस तरह से गुप्ता लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी संस्कृत, सातवाहन लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी क्या? प्राकृत भाषा। ठीक है, बाण भट्ट ने लिखी है बुद्ध चरिता। जी नहीं, बाण भट्ट ने लिखी है क्या? हर्ष चरिता। हर्ष चरिता लिखी है बाण भट्ट ने, और बुद्ध चरिता किसने लिखी है? अश्व घोष ने। ठीक है, अश्व घोष ने लिखी है बुद्ध चरिता। तो गलत तरीके से मैच है सी, इसलिए हमारा आंसर है सी। और कालिदास ने लिखी है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग फॉरेन विजिटर्स, और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। ठीक है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे अल-बेरूनी जो है, ये भारत में जब इस्लामिक इन्वेजन होता है तब भारत के अंदर आते हैं, यानी कि ये मेडिवल समय की बात है। ठीक है, मेडिवल समय की बात है, लगभग 11th सेंचुरी की ये बात है। और फाहियान आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। हुआनसांग आते हैं राजा हर्षवर्धन के समय में। मेगास्थनीज आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो इन सब में सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद हमें कौन दिखते हैं? उसके बाद हमें दिखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके बाद तीसरे नंबर पे राजा हर्षवर्धन, और फिर मेडिवल समय में जब भारत में इस्लामिक इन्वेजन होते हैं तब चौथे नंबर पे आते हैं अल-बेरूनी। ठीक है, जो कि इंडिया में एक विजिटर थे, और इन्होंने भी किताब अल हिंद लिखी है। क्या लिखी है? किताब अल हिंद, यानी कि भारत के बारे में जितनी जानकारी थी वो इन्होंने इस किताब के अंदर लिखी है, जो उस समय इन्होंने देखा। तो कहता है कि इसका जो सही सीक्वेंस है वो है 4 2 3 और 1। 4 2 3 1 हमें दिखता है ऑप्शन सी में, तो सही जवाब है ऑप्शन सी। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच्ड नहीं है? ठीक है, कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है? तो बिंबिसार जो थे, क्या वो मगध के शासक थे? बिंबिसार जो थे हरियंका डायनेस्टी से आते हैं, हरियंका डायनेस्टी से आते हैं। हरियंका डायनेस्टी कहाँ शासन कर रही थी? मगध महाजनपद में, मगध महाजनपद में। और बिंबिसार गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, बिंदुसार, बिंदुसार कौन है? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे हैं राजा अशोक। और ये तीनों ही कौन है? ये तीनों मौर्यन किंग है, मौर्यन किंग है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अग्निमित्र, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र के बेटे कौन थे? अग्निमित्र शुंग। ठीक है, अग्निमित्र। और अग्निमित्र की लव स्टोरी पर ही, अग्निमित्र की लव स्टोरी यानी कि शुंग शासक की लव स्टोरी पर ही
लिखी गई है मालविका अग्निमित्रम, जो कि पहला प्ले था, पहला नाटक था, किनके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा गया। तो याद रखेंगे, अग्निमित्र थे शुंग शासक, और शशांक जो थे वो गौड़ शासक थे। ठीक है, गॉड ऑफ, शशांक ऑफ गौड़ कहा जाता है, जिनकी कैपिटल थी कर्ण सुबर्न, जो कि आज के वेस्ट बंगाल में है। और कानव जो है ये सेंट्रल इंडिया के शासक थे, जो कि आते हैं किनके बाद? शुंग साम्राज्य के बाद। ठीक है, शुंग साम्राज्य के बाद आते हैं। और पहले कानव शासक कौन थे? पहले कानव शासक कौन थे? वो थे वासुदेव कानव। वासुदेव कानव कैसे जानते हैं हम? क्योंकि जो शुंग साम्राज्य के आखिरी शासक थे, शुंग साम्राज्य के आखिरी शासक थे देवभूति। देवभूति जो थे वो शुंग साम्राज्य के आखिरी शासक थे, और इनकी हत्या की थी इन्हीं के मिनिस्टर वासुदेव कानव ने। और फिर मौर्यंस के बाद आते हैं शुंग, शुंग के बाद आते हैं कानव। ठीक है, तो गलत तरीके से जो मैच है वो है डी। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग किंग्स रूल्ड इन इंडिया? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है जिस सीक्वेंस में इन शासकों ने भारत में शासन किया। ठीक है, तो बिंबिसार अगर आप देखेंगे हरियंका डायनेस्टी से आते हैं। हरियंका, महापद्म नंद, महापद्म नंद को उग्र सेना भी कहते हैं, उग्र सेना भी कहते हैं। ठीक है, महापद्म नंद आते हैं नंद साम्राज्य से, मगध का ही साम्राज्य है। कनिष्क ये है पोस्ट मौर्यन, मौर्यन साम्राज्य के बाद का शासन। और आते हैं स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त आता है पोस्ट, स्कंदगुप्त यानी कि गुप्ता शासन से, और गुप्ता शासन काल आता है पोस्ट मौर्यन के भी बाद में। ठीक है, गुप्ता शासन काल आता है पोस्ट मौर्यन बाद में, और स्कंदगुप्त जो है वो तो एक लेटर गुप्ता शासक है। ठीक है, गुप्ताओं में भी बाद के शासक हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे हरियंका, क्योंकि हरियंका डायनेस्टी के बाद आती है शिशुनाग, शिशुनाग के बाद आते हैं नंद, नंद के बाद मौर्य। तो ठीक है, तो हरियंका, हरियंका के बाद आएंगे शिशुनाग, लेकिन यहां नहीं है, उनके बाद आते हैं नंद। ठीक है, तो नंद आएंगे। इनके बाद आते हैं मौर्यन, मौर्यन के बाद आते हैं पोस्ट मौर्यन, मौर्यन यहां नहीं है, तो कौन आएगा? पोस्ट मौर्यन। पोस्ट मौर्यन फेज के बाद भारत के नॉर्थ इंडिया में आते हैं कौन? गुप्ता काल। ठीक है, तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही सीक्वेंस ऑलरेडी लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है, यूज ऑफ व्हाइट मार्बल, लॉन्ग लेग्स एंड स्लेंडर फ्रेम का ह्यूमन बीइंग में इस्तेमाल होता था। ठीक है, कहां पर सेंट्रल कैरेक्टर है ये? प्रोमिनेंस ऑफ किंग। ठीक है, राजा को दर्शाने के लिए इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और व्हाइट मार्बल इस्तेमाल होता था। कहता है प्रिंसेस एंड प्लेसेस वर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी कि उसमें प्लेसेस दिखाए जाते थे, प्रिंसेसेस दिखाई जाती थी। और ये कौन सी आर्ट फॉर्म का एक इंपॉर्टेंट फीचर है? इनमें से कौन सी आर्ट फॉर्म का इंपॉर्टेंट फीचर है? यहां पर अगर आप देखेंगे अमरावती, गंधार, मथुरा और पहाड़ी लिखा है। चलिए पहाड़ी को तो काट दीजिए, हमने 3 पढ़े हैं। और हम जानते हैं कि व्हाइट मार्बल, इसने हमें डायरेक्ट सबसे पहले कह दिया है। और हम जानते हैं व्हाइट मार्बल जो इस्तेमाल होता था, वो इस्तेमाल होता था सातवाहन समय में। सातवाहन समय में जो अमरावती स्कूल था, अमरावती स्कूल था, उसके अंदर व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल होता था। तो इसीलिए सिर्फ एक शब्द से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। गंधार स्कूल के अंदर, जो कि राजा कनिष्क के यानी कि कुषाण साम्राज्य में, गंधार में आपको स्कूल ऑफ स्कल्पचर मिलेगा। यहां पर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता था? ब्लू ग्रे शिस्ट, ब्लू ग्रे शिस्ट यहां पर इस्तेमाल होता था। ठीक है, ब्लू ग्रे शिस्ट यहां पर इस्तेमाल होता था, ब्लू ग्रे शिस्ट यहां पर इस्तेमाल होता था। मथुरा में क्या इस्तेमाल होता था? मथुरा में रेड सैंडस्टोन इस्तेमाल होता था। ठीक है, मथुरा में रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, जो अनाज है उसकी खेती सबसे पहले कब शुरू होती है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि स्टोन एज जो है, स्टोन एज की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले दिखेगा पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक, इंसान पत्थरों के औजार बना रहा है, जानवरों के पीछे भाग रहा है, हंटिंग और गैदरिंग कर रहा है। ठीक है, मेजोलिथिक, मेजोलिथिक
इंसान अभी भी जानवरों के पीछे भाग रहा है, हंटिंग गैदरिंग कर रहा है, लेकिन अब इंसान ने क्या करा, जानवर अपने साथ पालना शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो चुका था, डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुका था मीजोलिथिक में, ताकि शिकार करने में आसानी हो। कुत्ता पाल लिया तो कुत्ता आपको शिकार की थोड़ी जानकारी दे देगा, कहाँ पर शिकार हो सकता है, ठीक है, कहाँ कोई जानवर हो सकता है, प्लस आपके ऊपर अटैक होगा तो कुत्ता भौंक के आपको आपको सचेत कर देगा। तीसरा आता है नियोलिथिक, ये भी क्या है, एक स्टोन एज का ही पार्ट है, नियोलिथिक। इसमें क्या होने लगा, यहाँ पर खेती होने लगी। नियोलिथिक में आपको देखने को मिलेगा कि खेती होने लगती है, और इसीलिए नियोलिथिक में पहली बार कल्टीवेशन शुरू होता है, किनका, अनाज का और सीरियल्स का। कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमिन द एज ऑफ, कार्बन डेटिंग की जाती है ये जानने के लिए कि कोई भी फॉसिल कितना पुराना है, ठीक है, कोई भी जो फॉसिल मिलता है, हमें अवशेष मिलता है बायोलॉजिकल, उससे ये जानकारी ली जाती है वो कितना पुराना है। तो कार्बन डेटिंग की जाती है, जिसके अंदर 13C यानी कि C13 यानी कि रेडियो एक्टिव जो कार्बन है, रेडियो एक्टिव कार्बन कितना उसके अंदर मात्रा है ये नापी जाती है, और इससे फिर एज कैलकुलेट की जाती है किसी भी फॉसिल की। अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ मैनी तरंगज आर देयर इन रजत रंगिनी ऑफ कल्हान। रजत रंगिनी क्या है, ये एक ऐसी किताब है जो कि महाभारत काल से 12th सेंचुरी तक का इतिहास बताती है। कहाँ का, कश्मीर का, कश्मीर का इतिहास बताती है। और इस पूरी किताब के अंदर टोटल 8 वॉल्यूम्स हैं, टोटल 8 वॉल्यूम्स हैं, जिनको कहा जाता है 8 तरंगाज, 8 तरंगाज इनको कहा जाता है। टोटल 8 वॉल्यूम है। किसने लिखी है, कल्हान ने लिखी है। किसने लिखी है, कल्हान ने लिखी है। और 8 इसके अंदर तरंगाज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक और राइटर है, जैसे कि नाम कल्हाना है, आपको कल्हन के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। एक और राइटर है जिनका नाम है बिल्हन, बिल्हन। बिल्हन ने क्या लिखी है, बिल्हन ने एक लव पोयम लिखी है, एक लव पोयम लिखी है। कौन सी, चौरा पंचासी का, चौरा पंचासी का, ठीक है। चौरा पंचासी का एक लव पोयम है, जो कि किसने लिखी है, जो कि लिखी है बिल्हन ने, ठीक है। याद रखेंगे, रजत रंगिनी एक कश्मीर का इतिहास है, ठीक है। रजत रंगिनी एक ऐसी किताब है जो कि 8 वॉल्यूम में हमें कश्मीर की हिस्ट्री, कश्मीर का पूरा इतिहास बताती है। कहाँ तक, सिर्फ 12th सेंचुरी तक। दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, PDF के लिए आपको जुड़ना होगा टेलीग्राम चैनल पर, और कोई भी डाउट हो तो मेल भी कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।